एवरीवन, वेलकम बैक टू डे बाय डे क्लासेस। आज हम फ्रेंच का 5th वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। एक्चुअल में 4th वीडियो ही रिकॉर्ड की थी हमने, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो 5 बन गई है, तो ये 5th पार्ट है। तो अब इसके लिए हम जो भी है, मतलब मैंने 3 वीडियो ही रिकॉर्ड की थी, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो 4 वीडियो बन गई। अब हम 5th पार्ट रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं और ये है फ्रेंच एबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम रिपब्लिक। तो फ्रेंच कैसे उसने अपना जो मोनार्ची सिस्टम था फ्रेंच का, उसको एबॉलिश करके रिपब्लिक बना, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जिनको नहीं पता है या जिन्होंने पहले से वीडियो नहीं देखी है, वो प्लीज जाके वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर उनको और कोई कंटेंट चाहिए हो तो दूसरा चीज है, मोनार्ची और रिपब्लिक के बारे में हम थोड़ी डिफरेंस जान लेते हैं ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। मोनार्ची का मतलब होता है वन मैन रूल, मतलब एक आदमी, एक इंडिविजुअल जो सबके ऊपर रूल करेगा, और बाय चांस अगर वो इंडिविजुअल मर गया या फिर उसे हटा दिया गया तो उसकी जगह उसी की फैमिली का कोई मेंबर, उसका बेटा, उसका भाई ही वापस गद्दी पे बैठेगा। और रिपब्लिक मतलब होता है पब्लिक का रूल, मतलब पूरी जनता वोट देगी, उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा, सारी जनता के अलग अलग कुछ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फिर वोटिंग होगी, फिर उनमें से कोई एक इलेक्शन जीतेगा और वो हमारे लिए काम करेगा, रूल नहीं करेगा, वो हमारे लिए काम करेगा। तो रूलर और लीडर में यही डिफरेंस होता है, लीडर पब्लिक के लिए काम करता है और रूलर पब्लिक से काम करवाता है। तो जो मोनार्ची है ये रूलर्स के लिए है और जो रिपब्लिक है वो लीडर्स के लिए है। तो यहाँ तो ये हमें समझ में आ गया। आगे हम देखते हैं कि फ्रांस जो है वो पहले मोनार्ची था। सबसे पहले जब हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा तो वो मोनार्ची था। मोनार्ची के बाद फ्रांस में थोड़े से दंगे वंगे हुए, रेवोल्यूशन आया, तो फ्रांस ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची बनाया, मतलब उसने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और उसके बाद बावजूद उसने जो मेन पावर थी वो किंग के पास दी, बट उसकी पावर को लिमिटेड कर दिया। फिर भी जो हेड ऑफ द कंट्री था वो किंग ही था, तो वो बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। लेकिन अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि फ्रांस कैसे रिपब्लिक बना, मतलब फ्रांस ने पूरी तरीके से अपने राजा को कैसे हटाया, कैसे वो पब्लिक का रूल लाया और क्यों, उसके पास ऐसा क्या हुआ कि उसको रिपब्लिक करना पड़ा अपने आप को। और ऐसा तभी होता है जब कोई भी कंट्री अपने रूलर से तंग आ जाए, अपने रूलर से परेशान हो जाए, उनका रूलर उनके लिए ना सोच रहा हो, तभी लोग तंग होके अपने मोनार्ची सिस्टम को हटा के रिपब्लिक अपनाते हैं। तो अब यहाँ पे सिचुएशन जो थी वो धीरे धीरे टेंस होती जा रही थी फ्रांस में ईयर बाय ईयर। और जो ये लुइस 16 था, इसने कॉन्स्टिट्यूशन तो साइन कर दिया, लेकिन ये पीठ पीछे जो पर्शिया था उसके किंग के साथ कुछ सीक्रेट में अपनी चीजें डिसाइड कर रहा था कि कैसे मैं क्या करूं, कुछ सीक्रेट डिसीजन इन दोनों का चल रहा था। तो इसका जो डेवलपमेंट, फ्रांस का डेवलपमेंट देख के जो बाकी कंट्री थे, नेबरिंग जो कंट्री थी, उनके रूलर्स के मन में भी ख्याल आया कि ये फ्रांस तो इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, क्यों ना इसके ऊपर हमला किया जाए। तो इन्होंने सोचा हमला करना है, फ्रांस बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ पे है डेवलपमेंट कर रहा है फ्रांस, तो फ्रांस के ऊपर हमला करना है। मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, दिख नहीं रहा। तो जो ये डेवलपमेंट कर रहा था फ्रांस, इसकी वजह से वो जो साइड वाली पार्टीज होती है ना, अक्सर दूसरे को देख के जलन खाने टाइप की लोग होते हैं, तो वो लोग भी ऐसे ही सोचने लग गए कि इसकी डेवलपमेंट को कैसे रोका जाए, कैसे डाउन किया जाए। तो उन्होंने कुछ ट्रूप्स भेजे, मतलब कुछ सेना भेजी समर में 1789 में। अब ये सेना जब तक आती फ्रांस पे हमला करने के लिए, फ्रांस की असेंबली को, जो नेशनल असेंबली थी, उसे पहले ही इन सब चीजों की भनक लग चुकी थी। तो उसने क्या किया, डायरेक्टली वॉर स्टार्ट कर दिया। उनकी असेंबली में वोटिंग हुई, वोटिंग में वो लोग जीत गए कि हमें वॉर स्टार्ट करना है, और अप्रैल 1792 में उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। किसके अगेंस्ट? पर्शिया के अगेंस्ट और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा और ध्यान से देखा होगा तो ये वही कंट्री है जहां से लुइस 16 की वाइफ बिलोंग करती है। लुइस 16 की वाइफ यहीं की प्रिंसेस थी, इससे लुइस 16 की शादी हुई, लेकिन उसी कंट्री के खिलाफ लुइस 16 की जनता वॉर डिक्लेयर कर रही है। मतलब लुइस 16 के ससुराल वालों के खिलाफ वॉर स्टार्ट होने जा रहा है। अब लुइस 16 क्या करेगा?
इस वॉर में बहुत सारे लोगों ने अपना मतलब वॉलंटियर किया, लड़ने गए। क्यों लड़ने गए थे इतने, मतलब लोगों को क्या ऐसा हो रहा था कि हमें लड़ने जाना है? ये इन्होंने इसलिए वॉर स्टार्ट की क्योंकि जनता को ये लग रहा था कि जो ये वॉर है वो अगेंस्ट किंग है, मतलब वो किंग के अगेंस्ट लड़ना चाहते थे, और जो बाकी पावर्स थी यूरोप की जो इसके साथ मिली हुई थी उसके खिलाफ वो लड़ना चाहते थे। तो इसलिए बहुत सारे वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए और उन्होंने वॉर को स्टार्ट किया। उसके बाद जब ये लोग वॉर के लिए जाते हैं, जैसे कि हम वॉर के लिए कभी भी जा रहे होते तो हम कुछ ना कुछ एक स्लोगन होता है या सॉन्ग होता है, तो वो गाते हुए या वो बोलते हुए जाते हैं, या फिर जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ बोलते हैं। तो वैसे ही जब ये ट्रूप लड़ने जा रहा था फ्रांस का, तब इन्होंने एक गाना स्टार्ट किया जो गाना गाते गाते ये लोग गए। तो वो गाना था मार्शियल्स, जो उस टाइम में गाया गया था वॉर स्टार्ट करने टाइम में, और आज तक गाया जा रहा है एज अ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। इसी को अभी तक नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस का माना जा रहा है। मान भी सकते हैं क्योंकि यही वो गाना था जहां से इन्होंने मोनार्ची के खिलाफ जंग स्टार्ट की थी, और इसी गाने को गाते गाते शुरू किया था। तो इसलिए ये गाना ही इनका नेशनल एंथम अभी तक है। उसके बाद जो ये गाना लिखने वाले हैं, कंपोज जिन्होंने किया था, वो एक पोएट थे, रॉगेट डी एलिसिस, ये इनका नाम है। इन्होंने ये गाना कंपोज किया था। जैसे हमारा नेशनल एंथम है जनगण मन, जिनको रविंद्रनाथ टैगोर ने कंपोज किया है, वैसे ही फ्रांस का जो नेशनल एंथम था मार्शलाज, उन्हें रॉगेट जी ने, जो एक पोएट थे, उन्होंने कंपोज किया था। अब यहां से हमें पता चल गया कि फ्रांस ने वॉर स्टार्ट कर दी पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और ये वॉर में बहुत सारे लोग चले गए। तो अब इसके आगे हम पढ़ते इसके हुआ क्या। अब जब वॉर होगी तो जायज सी बात है कुछ ना कुछ लॉस दोनों कंट्री का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वॉर में सिर्फ एक कंट्री का लॉस हो, लॉस दोनों कंट्री का होता है। तो इस रेवोल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए थे लोगों के बीच में, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, डिफिकल्टीज हो रही थी। अब जो मेंस थे वो तो चले गए लड़ने के लिए, जो उनके पीछे वुमेन्स छूट गई या जो बच्चे छूट गए वो क्या करते? मैन चले गए लड़ने के लिए, और जो वुमेन रह गई उनका काम था कि उनकी फैमिली, उनके क्रॉप्स और बाकी चीज, लाइफ को, फैमिली जो भी टास्क था फैमिली को मेंटेन करने के लिए, पैसे कमाने का, लिविंग के लिए, सारी चीजें वहां की वुमेन्स को करना था। मतलब आदमी बाहर लड़ने जा रहा था और औरतें देश में बैठ के अपने घर चलाने की कोशिश में लगी हुई थी। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो थी इस रेवोल्यूशन में गई थी, और मतलब उसकी ज्यादातर गए थे लोग, और उन लोगों ने वहां पे अपना वॉलंटियर किया, लड़ने के लिए आगे बढ़े, सारी कुछ चीजें हुई। अब एज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, अब जैसे हमने पढ़ा था 1791 में फ्रांस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो ज्यादा टैक्स पे करेगा वही पॉलिटिकली इन्वॉल्व होगा असेंबली में, वही वोटिंग भी करेगा, वही इलेक्टर्स भी बनेंगे। असेंबली मैन बनने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा फ्रांस में। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से फ्रांस के लोगों को, जो गरीब लोग थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, वो होगी ही। उन्होंने इतना चेंज जो लाने की कोशिश की थी वो अपनी लाइफ को सुधारने के लिए और इक्वालिटी पाने के लिए की थी, बट वो तो उन्हें मिला नहीं। तो अब उन लोगों को क्या करना था, उन लोगों ने अलग अलग क्लब चलाना स्टार्ट किया। जैसे होते हैं ना ग्रुप्स बना के, वो क्लब नहीं, जो क्लब आप लोग सोच रहे हो वो क्लब नहीं, ग्रुप्स बनाए जहां वो लोग पॉलिटिकली डिस्कशन करते थे, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए। और इन सब ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों ने अलग अलग क्लब्स बना के अपना एक्शन स्टार्ट किया। और इन सब में जो सबसे फेमस ग्रुप था या सबसे फेमस जो क्लब था वो था जैकोबिन्स। जैकोबिन्स जो क्लब था ये मेनली जो था, इसमें वुमेन्स भी थी, और इसमें जो छोटे लोग थे, मतलब जो गरीब लोग थे, वो लोग इसमें ज्यादा शामिल थे, वो इसमें ज्यादा आ रहे थे। और इसके बारे में इसके पूरी डिटेल जो वुमेन्स और बाकी चीजों का जो सेक्शन है, ये हम इसके टॉपिक 4 में पढ़ेंगे, सेक्शन 4 में इसके बारे में ज्यादा डिटेल जानेंगे। तब तक के लिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जो मेंबर थे जैकोबिन के, वो सारे गरीब लोग थे, मतलब जैसे शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर या पेंटर वगैरह ऐसे लोग थे। और ये लोग जो है ज्यादा कमाते नहीं थे, इनकी डेली वेजेस ज्यादा होती नहीं थी, तो ये लोग टैक्स हाई पे नहीं कर सकते थे, तो ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन किया था।
अब इसमें क्या था, इनके जो लीडर थे, लीडर का नाम जरूर याद करना है, अगर ऐसे ग्रुप्स दिए हुए हो तो उनका लीडर जरूर याद कर लेना है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर पेरिर, हाँ मैक्सिमिलियन जो थे वो इनके लीडर थे, और इन्होंने बहुत बड़ा ग्रुप बना लिया। और इस ग्रुप ने ना ही उनकी आइडिया के खिलाफ बल्कि रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था, बल्कि उनके फैशन के खिलाफ भी। मतलब जो फैशन वो कर रहे थे वो फैशन ये नहीं करने वाले थे। यहाँ पे जैसे कि आप एक फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में इन्होंने ये जो लाइन, ये धारियों वाली जो कपड़े पहने हैं ना, ये इनके ग्रुप का सिंबल हो रहा था कि मतलब हम लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे, आदमी ऐसा पैंट पहनेगा और ऊपर से एक ऐसी टोपी होगी। ये टोपी जो है, ये जो रेड कैप है, ये जो रेड कैप यहाँ पे इसके सर पे दिख रही है, ये लिबर्टी का सिंबल होता था इनके लिए। मतलब रेड कैप है तो लिबर्टी है, तो इसलिए इन लोगों ने अपना ऐसा सा एक ड्रेस बनाया जिसमें ये बाकी ग्रुप के ड्रेस से एकदम से अलग दिखना चाहते थे, अलग थे, सारी चीजें इन्होंने अलग कर ली। और ये खासकर जो अलग दिखना चाहते थे या अलग होना चाहते थे, वो होना चाहते थे ये नोबल लोगों से। इनसे इनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि इन लोगों ने इनको बहुत परेशान कर रखा था, तो इसलिए ये इनसे अलग होना चाहते थे। यहाँ पे ये हमने देख लिया। यहाँ एक कॉन्वेंट है, कॉन्वेंट मतलब ये जो जॉकबिन जो नाम आया था ना, जैकोबिन, ये नाम आया था एक फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ एसटी जॉब इन पेरिस। कॉन्वेंट मतलब होता है कोई बिल्डिंग जो कि चर्च से बिलोंग कर रही होती है, कम्युनिटी से बिलोंग करती है, रिलीजियस लाइफ से बिलोंग करती है, चर्च से नहीं, सॉरी, मतलब रिलीजियस लाइफ से बिलोंग करती है। तो उनका रिलीजियस लाइफ तो चर्च के आसपास ही घूमता था, तो वो एक बिल्डिंग का नाम था जिसके नाम पे इन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा था। और ये जो रेड कैप जो मेंस पहन रहे थे, ये रेड कैप जो थी वो वुमेन्स को पहनना अलाउड नहीं था, ये सिर्फ मेंस के लिए था, वुमेन्स के लिए नहीं था। अब यहाँ पे सारा चीज हो गया इनको सब। तो ये जो जॉकबिन्स थे ये खासकर उनके कपड़ों के खिलाफ थे, इसलिए इन लोगों को जॉकबिन्स के अलावा और भी एक नाम से जाना जाता था जिसका नाम था सैन क्लॉटीज। इनका दूसरा नाम क्या था? सैन क्लॉटीज। सैन क्लॉटीज मतलब होता है दोज विदाउट नी ब्रीथ्स, वो लोग जिनके पास नी ब्रीथ्स ना हो। मतलब ये नॉवल के फैशन था, ये लोग उसे नहीं अपना रहे थे, इसलिए ये लोग सैन्स क्लॉटीज हो गए थे। रेड कैप का सिंबल मैंने बता दिया कि लोग रेड कैप पहनते थे जो लिबर्टी था, और वुमेन्स को ये अलाउड नहीं था। मतलब अभी तक इन्होंने वुमेन्स को अलाउड नहीं किया था बहुत सारी चीजों में। भले ये रिपब्लिक के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसमें भी मैन और वुमेन का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो अभी भी यहाँ पे काफी हद तक जारी था। अब समर 1792 में जो जॉकबिन्स थे, इन्होंने प्लान किया कि हम लोग जो है ना रेवोल्यूशन में हम इनके खिलाफ आंदोलन स्टार्ट करेंगे। ये जो वर्ड है इंस्यूरेक्शन मतलब आंदोलन है, इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आंदोलन स्टार्ट करेंगे। और आंदोलन स्टार्ट किसके खिलाफ करेंगे? लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस के खिलाफ, जिन्होंने बहुत ज्यादा फूड सप्लाईज का प्राइस बढ़ा दिया था। तो उनसे ये लोग बहुत गुस्सा थे, तो उनके खिलाफ इन्होंने डिसाइड किया कि हम आंदोलन करना चालू करेंगे। और 10 अगस्त की सुबह में इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। इन्होंने बहुत सारी चीजों को तोड़ा फोड़ा, पैलेस पे हमला कर दिया, और जो किंग थे, गार्ड थे, उनको भी बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया। और ऐसे करते करते इन्होंने कुछ टाइम के लिए, कुछ आवर्स के लिए किंग को ही कब्जे में ले लिया। मतलब किंग को ही इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, कुछ टाइम के लिए उनको किडनैप कर लिया, हॉस्टेज बना लिया। अब जब असेंबली में वोट हुआ, तो असेंबली में वोट का डिसीजन ये आया कि किंग की जो फैमिली है, यानी कि जो रॉयल फैमिली है, उसको जेल डालनी है, मतलब उसको जेल में पहुंचाना है। और उसको जेल में क्यों पहुंचाना है? क्योंकि उसने अपनी कंट्री का फायदा ना सोच के दूसरी कंट्री के साथ हाथ मिलाया था, इस वजह से उसको ये सजा हुई थी। और ये सजा इलेक्शन में, इलेक्शन हुआ, उसके बाद जितने भी, या इसको पहले जेल भेजा गया, उसके बाद इलेक्शन हुआ, और इलेक्शन में अब से ये डिसाइड किया गया कि जितने भी 21 से ज्यादा के लोग हैं, मतलब मेंस हैं, ऑल मेंस जो 21 ईयर से ज्यादा के हैं, और
है 21 या 21 से ज्यादा के जो है उनको वोटिंग का राइट मिलेगा, भले उनके पास पैसा हो या ना हो। जब हम लोग ये चीज डिसाइड कर लेते हैं कि सारे लोग बराबर है, उसी टाइम हम लोग रिपब्लिक बन जाते हैं। अगर हम उसमें कुछ क्राइटेरिया लगा दे कि ये लोग इतना करेंगे वो लोग उतना करेंगे, तो हम उस टाइम में रिपब्लिक नहीं थे। जैसे इन्होंने डिसाइड किया था कि मेन सारे बराबर तो हैं बट वोटिंग का राइट सबको नहीं मिलेगा, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया कि सारे मेंस बराबर हैं, 21 से लेके 21 के ऊपर की एज के सबके सब वोट डालेंगे। तो यहाँ पे दिखता है कि फ्रांस जो था वो रिपब्लिक होने लग गया था और काफी हद तक हो गया था। अब जो नई इलेक्टेड असेंबली आई थी उसने अपने आप का नाम रखा कन्वेंशन। उसने अपने आप का नाम क्या रख दिया? कन्वेंशन रख दिया। और उसके बाद अपने नाम चेंज करने के बाद 21 सितंबर 1792 को उन्होंने टोटली जो था मोनार्ची सिस्टम को बंद कर दिया। उन्होंने मोनार्ची जो सिस्टम थी उसको हटा दिया, टोटली अबॉलिश कर दिया था। अब जब मोनार्ची को अबॉलिश कर दिया तो जब मोनार्ची खत्म हो जाएगी तो फ्रांस क्या बन जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, रिपब्लिक बन जाएगा। तो 21 सितंबर 1792 को फ्रांस जो था वो रिपब्लिक कंट्री बन गया था। अब जब वो रिपब्लिक कंट्री बन गया तो वहां पे जो गवर्नमेंट होगी वो कौन चूज करेगा? जो पीपल्स होंगे वो चूज करेंगे, वोट देंगे और अपना हेड ऑफ गवर्नमेंट को चूज करेंगे। वहां पे कोई भी हेरिडिटी मोनार्ची नहीं होगी, मतलब बाप की कुर्सी बेटे को नहीं मिलेगी, भाई को नहीं मिलेगी। पब्लिक जिसको चूज करेगी वही हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेगा। और ये सारी चीजें आगे चलती रही। और जब रिपब्लिक कंट्री ने इन्वेस्टिगेशन दिया तो उन्हें बहुत चीजें पता चली। तब उन्होंने जाके जो है लुइस 16 जिसको जेल में डाल रखा था उसे सजा सुना दी गई मौत की। वहां के कोर्ट ने डिसाइड किया कि उसे क्या सजा देनी है, तो उसे भाई फांसी पे लटकाना है। और क्यों लटकाना है? ट्रेजन्स की वजह से, क्योंकि उसने देशद्रोह किया था। और 21 जनवरी 1793 को उसको फांसी पे लटका भी दिया जाता है पब्लिकली, पैसे डी ला कॉन्ड्रिया में। इस जगह पे सारी जनता के सामने उसके पुराने राजा को फांसी पे लटका दिया गया। और जो उसकी क्वीन थी उसे छोड़ा नहीं गया, क्वीन है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। क्वीन को भी सेम सजा दी थोड़े दिनों के बाद, मतलब कुछ टाइम बाद क्वीन ने भी अपने किंग को फॉलो किया और अपने किंग के पीछे पीछे वो भी स्वर्ग को सिधार गई और फ्रांस पूरा का पूरा रिपब्लिक हो गया। उसकी पूरी जो मोनार्ची सिस्टम थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये सारा चीज तो ये हमें पता चल गया कि अब जो है फ्रांस बन गया है रिपब्लिक। इसके बाद रिपब्लिक बनने के बाद ऐसा नहीं होता कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है। जब हम एक कंट्री को फ्री कर देते हैं, आजाद करते हैं, तो प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। क्योंकि अब हमें देखना है कि जो चीज हमने की है वो वैसी की वैसी चलती रहे, वो आगे पीछे ना हो कि हमने चलो अभी तो आजाद कर दिया फिर हम कंट्री को सही से नहीं चलाते, कोई और बंदा आके उस पे बैठ के अपना राज चलाने लग जाता है। तो हमें ऐसा तो नहीं करना था, तो इन्हें भी ऐसा नहीं करना। तो अब उसके बाद की जो जो चीजें हुई, जैसे कि रीजन ऑफ टेरर बना, जो भी चीजें आगे की जो टॉपिक्स है हम उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ज्यादा लंबी वीडियोस मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ समय बाद ही हम लोग हिस्ट्री से बोर हो जाते हैं, और वो हिस्ट्री जो हमारे देश की ना हो, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ना हो, उसके बारे में तो थोड़ी सी देर में ही बोर हो जाते हैं। क्योंकि भाई ये ऐसा राजा तो है नहीं जिसके बारे में हमने बचपन में किताब में कहानियों में पढ़ लिया होगा। तो हाँ चलो थोड़ा थोड़ा तो पता है कैसे कैसे हुआ, तो थोड़ा इंटरेस्ट है। इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आता बच्चों को, बच्चे बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और इसे देख के एक एक टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो आज मैं यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अगला टॉपिक हमारा 3.1 होगा जो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।